फॉलोइंग रिसर्च मेथड एंड एम्पिरिक, ये हो गया था क्या 41? जी ये सर। नहीं हुआ था, ये करना था। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हुआ रिसर्च, था सर, हुआ था सर। हो गया था। हाँ सर, ए बी और डी आया था इसमें। व्याख्या कर दीजिए एक बार 41 को। इसमें मोरल वैल्यू बता रहे हैं सर। तो इन्थोग्राफी होगा और केस स्टडी और नेरेटिव मेथड्स। वेरी गुड। मैम मैम क्लियर हुआ मैम जो बता रहे हैं, अभी जो पूछ रहे थे? जी हो गया था सर ये लास्ट। हाँ। हो गया था ना? हम्म, ओके, 42 में आ जाइए। 42 को रीड कीजिए, करके कोशिश कीजिए करने की। ये भी हुआ था ना सर, 42 43 भी हुआ था। ये हो चुका था। जी सर। ओके, बता दीजिए कहाँ तक हुआ था। 45 भी हुआ था। 46, कहाँ से 46 भी हुआ था। कहाँ से करनी है आज? 47 से। हाँ लग रहा है सर मुझे। 47 भी हुआ था सर, 47 भी। 48। हाँ 48 से सर। ठीक है, 48 को कोशिश करें। पढ़ें। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई those questions which are called process rather than content based question। ये भी ये भी हुआ हो था। गया था सर। ये भी हुआ था सर। हो हो गया। गया था। हाँ ओके, ये 49 आई थिंक। हाँ ये है। 49 से करनी है। ओके, हाँ। ये identify the qualitative research characteristic of the following from the identify the qualitative research characteristic from the following। पहला क्या है? exploring a problem and developing a detailed understanding of a central phenomena। किसी समस्या को एक्सप्लोर करना और उसके मुख्य मतलब केंद्रीय जो आपका जो घटना है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत विस्तार से। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, मतलब ए मतलब पहला पार्ट है इसका 49 का। उसके बाद आपका ऊपर आते हैं, having the literature review play a monitor role but justifying the problem। सी क्या है? describing a research problem through a description of trends। डी क्या है? collecting numeric data from a large number of people using instruments with present questions। ये क्या है? collecting data based on words from small number of individual। पूरा स्टेटमेंट सब क्लियर है सबको? सर इसमें बताएं, हम दो एलिमेंट तो करना है कि एक तो इसमें नंबरिंग तो होगी नहीं क्योंकि ये क्वालिटिव है ना। ओके, आप बताओ किस में जाओगे, कौन से जाएगा आपका? सर एबीसी आएगा सर इसमें, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए बोल रहे हो आप? जी ओके, सर। बाकी लोग बताएं। 49 एबीसी नहीं, एबीसी आप मतलब ए हाँ बताएं। एबीसी। हाँ, मतलब जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल से स्मॉल डी, ऐसे ऐसे बताएं। बाकी लोग भी बताएं। स्मॉल ए वाला। स्मॉल ए होगा 49 का। ओके, यस श्योर। स्मॉल ए, चलो देखते हैं स्मॉल ए होगा कि नहीं होगा। आप लोग अच्छे से सोचिए, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। पहले काटिए, क्या हो सकता है? सर ये डाटा कलेक्शन वाला तो कटेगा ना सर, डाटा, क्योंकि क्वालिटी में वो डाटा वाला नहीं आएगा ना सर। नहीं ठीक है, न्यूमरिक डाटा रहता ना सर, वो इसमें नहीं काउंट करेंगे ना हम, पहली बात तो ये। इन दोनों से देखिए क्या हो सकता है, सी और ई कौन रहेगा? ओके। सबको देखिए, ए और बी तो ठीक है, सी और ई में कौन रहेगा?
collecting database on words from small number of individual. डेटाबेस को आप कलेक्ट करते हो कुछ मतलब थोड़े लोगों से, डेटा डेटा लेकर ई बता रहा है। हाँ, और ये रहेगा। तो ऑप्शन क्या लेंगे आप? बी ऑप्शन। अंतर समझ गए ना? जी जी यहाँ से ना हमें थोड़ा देखने पड़ते हैं। देखो अभी आपने खुद ही निकाला, मैं तो नहीं निकाला, मैं तो खाली इतना बताया कि बताओ कौन सा लोगे, यही कम आपको ए खुद बी ई तीनों। ए बी ई ई मतलब ऑप्शन भी सही है ना? बी। पर सर इसको सी को आप डिस्क्राइब करेंगे क्या? सी क्या बोला है? डिस्क्राइबिंग हाँ। रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड्स। तो अगर आप इसको करते हो डिस्क्राइबिंग, आपके पास सी है, और ई में क्या बोल रहा है? कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन द वर्ड फ्रॉम स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो क्वेश्चन का पार्ट बोला है कि आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको क्वालिटेटिव निकालनी है। जी। तो क्वालिटेटिव में आप क्या लोगे बोलो? अगर आपने सी को लेते हो, क्या बोलता है वो? क्वालिटेटिव में आपका डिस्क्राइबिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू ए डिस्क्रिप्शन, और ई क्या बोलता है? कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम ए स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। हमने देखा था, जब हमने आपको बताया था कि किस वर्ड से कनेक्ट करोगे, तो आपका क्वालिटेटिव, आपका जो स्रोत में क्या होती है, कुछ वर्ड होते हैं या कुछ आपका पिक्चर्स होते हैं, कुछ आपका इस तरह की चीजें होती है जिससे हम उसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नहीं होती है ना यहाँ पे। हाँ, तो इसलिए आपको क्या, सी को आपको नहीं लेना है, ई को लेना है। क्लियर है? ओके। हमने जो राइट। जब हमने व्याख्या किया था, इसलिए हमें जो आप परिभाषा का याद रखोगे। एक्चुअली क्या होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग ए प्रॉब्लम, वो एक्सप्लोर करता है, एंड डेवलपिंग डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सेंट्रल फेनोमेना, एक विशेष जो केंद्रीय आपका जो फेनोमेना होती है उसको लेता है, क्वालिटेटिव जो होता है। और ये क्या करता है? लिटरेचर रिव्यू, एक बहुत ही मतलब छोटी रोल होता है इसमें, लेकिन जस्टिफाई करता है प्रॉब्लम्स उसको। और उसमें जो आपका जो मेन काम होता है वो कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स, इसी वर्ड को आपको छोड़ नहीं सकते इसको आप, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च के बहुत मुख्य आपका जो मेन चीज में से एक आता है, क्या आता है, जिसको मैंने बताया था आपको कि कुछ वर्ड के जरिए आप पकड़ोगे चीजों को। तो इसका वर्ड क्या होती है? ये डाटा कलेक्टिव। आपको वर्ड में लेगा या पिक्चर्स में लेंगे, इस तरह से लेंगे जो क्वालिटी के मतलब गुणों के आधार पर होता है। इसलिए क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। देखो कंफ्यूज कर देना सी और ई में, क्या आपका जी। ऑप्शन बी सही होगा। बाकी देखो, आप ये तो आप देख ही सकते हो कि आपका डी क्या बोल रहा है? कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा तो कभी होती ही नहीं है। अगर न्यूमेरिकल यस। डेटा नहीं होगा तो जहां जहां डी है उसका पहले ही काट दो, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो क्वांटिटिव अगर हो जाता तो फिर यहाँ पर हम न्यूमेरिकल ले सकते थे ना सर फिर। हाँ, उस समय आपको ऊपर वाला कट जाता। हाँ। तो अगर कोई तुक्का भी मारेगा तो उसके लिए भी तो आसान हो जाता है ना, कि 4 में से भी 2 में से तुक्का मारना है। राइट। तो ये आपका हो गया। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? सर मुझे कम समझ आया। बताइए क्या नहीं आया, बताइए। सर मतलब क्वालिटेटिव में न्यूमेरिकल नंबर नहीं लेते हैं। नहीं, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक होता है, गुणों के आधार पर। हाँ आप इसके वीडियो देखिएगा, उसमें आप संख्यात्मक हाँ नहीं सर। लेते। और जो क्वांटिटेटिव होती है ना, क्वांटिटी बोल रहा है। क्वांटिटी मतलब क्या हुआ? एक आपका कुछ मात्रात्मक, यानी कि क्वांटिटिव मात्रात्मक। मात्रा को आप कैसे दिखाते हैं? नंबर से दिखाते हैं ना। 1 किलो, 2 किलो, 2 किलो, 3 किलो राइस, 5 किलो आपका शुगर, मात्रा होती है ना। 5 मीटर जी लंबा, 10 मीटर लंबा, तो उसमें क्या क्वांटिटी मतलब आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे। और क्वालिटेटिव में क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। जितने दर्शन होते हैं, कर्मण्येवाधिका वस्तु मा फलेषु कदाचन, ये क्या दर्शन है। इसमें आप कोई हाँ जी। वैल्यू उसको आप तोल नहीं सकते हो, नंबर नहीं दे नहीं सकते हो। ये आपकी अपनी समझ है। वैसे ही आपका जो जितने भी एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होती है, आपका क्वालिटेटिव गुणात्मक होते हैं, गुणों के आधार पे होता है। जी सर। क्लियर है?
हाँ सर क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर, कोई बात बाकी नहीं, क्लियर। बिल्कुल पूछो, अभी भी पूछो, वरना आप ऐसे जी व्हाट्सएप से पूछो, अलग से पूछो, हमेशा हम मतलब मोस्ट वेलकम। जी सर। Which of the following method is used in the empirical researches? empirical research में कौन सा फॉलो करते आप लोग फट से बता दोगे, अब तक तो मैं ये सब करते आए हैं। Which of the following methods is used in the empirical, देखो 2020 में आया था, देखो कितने एकदम लेटेस्ट, एकदम हाल ही का क्वेश्चन है ये। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इनिशिएटिव मेथड या साइंटिफिक मेथड, सोचो क्या हो सकता है। सर सी इनिशिएटिव तो होगा नहीं इसमें। सबको मैसेज करिए, अब बताएं, माइक खोल के भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं बोल देता हूँ, इंडक्टिव का हिंदी होती है, आपको पता ही है, आगमन होती है ना, कि निगमन होती है, क्या होती है? आगमन। इंडक्टिव आगमन होती है, आगमन। डिडक्टिव आपका निगमन होता है। और एम्पिरिकल मतलब प्रयोग सिद्ध, हिंदी इसका है। इनिशिएटिव मतलब जो पहल करता है, जो शुरुआत करता है, ये इनिशिएटिव मतलब होता है ये। अब आप करो, सोचो एक बार क्या हो सकता है। आप खाली मेथड के नाम को एक बार याद कर लो। इंडक्टिव मेथड मतलब क्या करता है, वो डेवलप करता है, क्या करता है, एक थ्योरी, जबकि डिडक्टिव मेथड क्या करता है, उसको टेस्ट करता है। हमेशा याद रखना, ये आपका कनेक्टिंग वर्ड है। इंडक्टिव मेथड जो होती है थ्योरी को डेवलप करता है, और जो डिडक्टिव मेथड होती है, डिडक्टिव जो होती है वो उसको टेस्ट करता है, उस थ्योरी को। और एम्पिरिकल रिसर्च जो होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, साइंटिफिक मेथड में, जैसे मेकिंग का मतलब परिकल्पनाओं के निर्माण में, हाइपोथेसिस मेकिंग में, या डिराइव करने में, कोई भविष्य, कोई आपका प्रेडिक्शन को डिराइव करने में, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसके बारे में भविष्यवाणी करने के लिए कुछ वैज्ञानिक कंसेप्ट को डेवलप करने में, कुछ लॉजिकल सीक्वेंस को डेवलप करने में काम आता है। आप बताओ आंसर क्या लोगे आप। इनिशिएटिव रिसर्च जो होती है उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंटिफिक वाला लेंगे सर, डी वाला पार्ट। 50 का डील हो गया, बाकी लोग? हाँ सर डी बताया हमने साइंटिफिक। बाकी भी सर, सभी। किस वर्ष से आपने पकड़ा डील? सर तर्कशास्त्र, लॉजिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन। जैसा आपने अभी बताया था। एम्पिरिकल रिसर्च, इससे पकड़ा आपने। हम्म। ये जो बताई गई ना, ये आपको बता दिया कि आंसर डी होगा, इसी वर्ड से आप कनेक्ट कर लिया। बहुत अच्छा, 50 का डिजिटल सर जीत। हाँ बताएं। इंडक्टिव थ्योरी को डेवलप करता है, और ये निगमन क्या कर रहा था सर? ये निगमन की निगमन व्याख्या कीजिए आप लोग, वैसे कोई, मैंने बहुत बार व्याख्या किया है, आप लोग को देखें, आप लोग कितना कितना आपने तैयार किया है। निगमन को व्याख्या कीजिए। सर जैसे आगमनात्मक में सिद्धांत दिया जाता है ना, हम्म। उसमें जो सिद्धांत दिया जाता है, जैसे डिडक्टिव में ऐसा होता है कि जो सिद्धांत दिया जाता है, थ्योरेटिकल दिया जाता है, उससे निकालना होता है हमको। टेस्ट करता है क्या? देखो मैं आप बिल्कुल सही बता रहे हो। किसी ने बोला कि देखो ऐसा है, एक आपका सिद्धांत है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो तो किसी मैथमेटिशियन ने बोला ए बी सी नाम दे देते हैं, और इसको हम हाइपोटेनस मतलब कर्ण कहते हैं हिंदी में, और परपेंडिकुलर और बेस, आधार और लंब कहते हैं हिंदी में। तो किसी ने बोला कि देखो ऐसा होगा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा, वो परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये एक उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी डेवलप कर दी है। और ये थ्योरी वाकई में होगा कि नहीं होगा, इसको हम टेस्ट करते हैं। डिडक्टिव में क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि वाकई में पाइथागोरस थ्योरम जो है, इसका जो भी मेथड है प्रूफ करने का, उस प्रूफ हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि प्रूफ करते हैं कि ये है कि नहीं है। तो आपका इंडक्टिव जो होता है वो थ्योरी को डेवलप कर देता है, और डिडक्टिव जो होता है उस डेवलप थ्योरी को प्रूफ करता है कि ऐसा ऐसा है कि नहीं है, उसको सही है कि गलत है उसको प्रूफ करता है।
अब आप लोग बोले, आप लोगों में से कोई बोले। क्लियर हो गया? और इनिशिएटिव में तुरंत चीजों का रहता है ना ये। मतलब कुछ होता ही नहीं है, ये आपका कुछ मतलब उसमें ऐसे ही दिया गया, ऐसा कुछ मतलब कोई चीज नहीं होता है। ओके 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 ओके। क्लियर हो गया दोनों चीजें, सारी चीजें? कोई डाउट तो नहीं है अब? 50 का डी, वेरी गुड। 51 का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इंटरवेंशन बेस्ड, साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस्ड? कौन सा रिसर्च ऐसा है जो इंटरवेंशन बेस्ड होते हैं, साइक्लिक होते हैं, और आपका साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस? अब आप एक्शन रिसर्च। किस में जाओगे? ऑप्शन क्या लोगे? डी सर, एक्शन रिसर्च। ओके, बाकी लोग बताएं 51 का। जिसको डाउट हो वो भी बताएं। इंटरवेंशन का हिंदी में बोल देता हूँ, हस्तक्षेप करना होता है। अब आप अगर हिंदी इसका नहीं आ रहा है किसी को, तो इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी हस्तक्षेप करना ही सबसे अच्छा हिंदी होगा इसका। आप बताएं कि डी क्यों बोला आपने, काटा कैसे बाकी की? सर बाकी काटने का सवाल नहीं आया सर, इसमें हस्तक्षेप है और साइक्लिक है, तो इन दो वर्ड्स को लेकर मैंने एक्शन रिसर्च मारा सर। बहुत अच्छा है। साइक्लिक में मैं बताया था आप लोगों को एक डायग्राम बना करके कि एक्शन रिसर्च जो होती है साइक्लिक होती है, कल भी बताया था, इसके पहले भी बताया था, और कल तो लिखवाया भी था शायद, यस। 10 पॉइंट, कई बहुत से पॉइंट्स भी लिखवाया था। तो आप खाली इस क्वेश्चन देखो, यही होती है, ऐसे आप करते हो कि साइक्लिक बोला है ना, तो साइक्लिक किसके साथ होती है? इंटरवेंशन बेस्ड साइक्लिक इन नेचर, तो साइक्लिक किसके साथ होगा? एक्शन रिसर्च के साथ होगा। ऑप्शन डी। जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उन लोगों में बहुत अच्छा ग्रोथ है, और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो। जो लोग कंटिन्यू अभी ज्वाइन किए या कंटिन्यू नहीं किए, वो वीडियो देख के या मुझसे बात करके जो टॉपिक में डाउट हो अलग से बात कर सकते हो। मंडे से हमारा यूनिट 5 शुरू हो जाएगा, और इसके पेपर हम मतलब करते रहेंगे। ये पेपर भी खत्म नहीं हुआ है, बहुत है इसका, सारे क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन यूनिट 5 हम शुरू कर देंगे मंडे से। सर अरेंज इसमें जो आपने से, हाँ जी बताएं। सर इसमें जो आपने PAOR बताया था, तो वो साइकिल चलती रहती है जब तक उसमें इम्प्रूवमेंट ना आ जाए, हम मतलब रिफ्लेक्स करते रहते हैं, तो इसलिए हाँ, वो साइकिल, वो आप ये PAOR वाली जो साइकिल आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड, एक्सलेंट। उसी का आपको याद रखनी है। और अब ये भी जानते हो कि रिसर्च क्या होती है, एक समस्या एक प्रॉब्लम से शुरू होती है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी खत्म होती है, तो खाली उसको आगे बढ़ा देता है और कुछ नहीं करता। जैसे मान लो कि कभी फोन, आपका मोबाइल फोन नहीं था, एक प्रॉब्लम था कि ऐसा कुछ डिवाइस होना चाहिए। अब जैसे जैसे आगे शोध होती जा रही है, उसको नई नई समस्या को मतलब सामने आती जा रही है, उसको उसको सही करने के लिए अलग फिर से शोध होती जा रही है। तो अरेंज द प्रेसेस और सिंटेक्स आप, जो लोग कंटिन्यू करें देखो कितना अच्छा ग्रोथ है, सब लोग कितना अच्छे से चीजों को पकड़ लिए हैं, और मतलब करेक्ट कर पा रहे हैं कि साइक्लिक वर्ड है इसलिए एक्शन रिसर्च आपका रिसर्च होंगे, एकदम सही से जवाब तक पहुंच पा रहे हैं। इसी का आप बनाए रखेंगे, और मैं इसको बाकी क्वेश्चंस में मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा इसका, क्योंकि ये आपका माइलस्टोन है। अगर आप किसी भी तरह के PhD के लिए जा रहे हो, सोच रहे हो इस तरह कुछ करने के लिए, तो इससे तो आपको छुटकारा मिलना ही नहीं है। आपका मतलब पूरा PhD का तो पूरा हिस्सा ही पूरा आपका शोध का, ये शोध ही पूरा करने हैं आपको, तो सारा चीज जानने ही जानने हैं। और जहां भी जाओगे इंटरव्यू में 40% आपको यही पूछेगा आपसे। अगर आप PhD यानी आप रिसर्च करने जा रहे हो, और रिसर्च के बारे में अगर आपको ना पता हो, तो फिर वो तो एक बहुत मतलब एम्बरेसिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा सिचुएशन हो जाएगी ना, और वो क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के पूछेंगे। तो अरेंज द फ्रेजेस फॉर द सिंटेक्स ऑफ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल इन करेक्ट सीक्वेंस, कोशिश कीजिए अपने से करने की। कृष्णा जी आपने डी बोला ना, इसका डी बोले थे, किसके लिए बोला था आपने? 51 के लिए डी बोले थे कृष्णा जी, बहुत अच्छा, बहुत ही सही जवाब है एकदम, कृष्णा गुप्ता जी।
अब आप लोग के बहुत अच्छे, जो लोग मतलब इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। 52 का बताएं क्या होगा। कोशिश कीजिए, हो जाएगा। फॉर्मुलेट का टास्क ये हो जाएगा, ये वाला सबसे पहले आएगा, ये वाला पार्ट ही आएगा। ओके, आप 52 का ए बोल रहे हो ना? जी जी सर। एक बार वो अच्छे से पढ़िए। बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले फॉर्मुलेट किया जाएगा किसी चीज को ना, ओके, फॉर्मुलेट द स्टडी टास्क, टास्क पहले फॉर्मुलेट करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज भी किया जाएगा, बहुत सारे डाटाज वगैरह के जो भी है रेफरेंसेस वगैरह इकट्ठे किए जाएंगे, ठीक है, या उसको ऊपर स्टडी करेगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो इसमें ऑप्शन जो है इसमें केवल एक ही में ए वाला पोर्शन है ना, अच्छा है तो बी सी में भी है और डी में भी है, चलिए, आपने बट कोशिश, सबसे पहले वाला, सबसे पहला वही है, ओके, आपने कोशिश पहले की, फॉर्मुलेट करने वाला, ठीक है, इसीलिए हमने उसको एक किया है। ठीक है, आपने कोशिश किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बताता हूँ, आप खुद ही मेरे सवाल का जवाब दो, और खुद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या एक्चुअली सही क्या है। मैं सर सी आपको, लग रहा है बाकी कोई सर, सी सर लग डी रहा है होगा, सर। डी पक्का। सी बता रहे, डी बता रहे, ओके। मैं आपको डी। सी डी बता रहे, ओके। मैं सी बता रहे, सी ओके। सी सर। मैं आपको, हाँ ठीक है, आपने सी बताया, ठीक है, ओके। अब मैं बताता हूँ कि ABCD में ऐसा क्यों होगा, और मैं आंसर नहीं दूंगा, आंसर सब आप ही लोग दोगे। मैं खाली कुछ चीजों को आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आंसर देना बड़ी बात नहीं होती है, उसको आपके अंदर से जगा करके, आपके लॉजिक को जगा करके, आपके तर्क शक्ति को जगा करके आंसर निकालना, वो मेरा उद्देश्य है। क्या पूछा है? अब और किसी को सबने कोशिश की है, और इनमें से एक में हमारे पास जितने आंसर्स आए हैं उसमें एक सही आंसर भी आया है। अभी बताता हूँ कि कैसे निकालेंगे। सही आंसर आप ही लोग निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा। खाली इसको कुछ थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट स्टडी टास्क टू एंड ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी। स्टूडेंट जो है फॉर्मुलेट करता है, जो उसको जो स्टडी के जो टास्क है, और वो ऑर्गेनाइज करता है। ऑप्शन ए है। स्टूडेंट एनालिज प्रोग्रेस एंड प्रोसेस, वो एनालिसिस करता है। स्टूडेंट्स एनकाउंटर पजलिंग सिचुएशन, वो पजलिंग सिचुएशन के एनकाउंटर करता है। इंडिपेंडेंट एंड ग्रुप स्टडी, स्टूडेंट एक्सप्लोर रिएक्शन टू द सिचुएशन। जब हम शोध करते किसी भी चीज के लिए, तो सबसे पहला क्या होता है, हमारे सामने समस्या आती है। सबसे पहले क्या आती है? समस्या आती है। उसके बाद आप उसको, उस समस्या में जब काम करोगे, A+B का होल स्क्वायर लगेगा, A-B का होल स्क्वायर लगेगा, या कुछ और लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। अगर मान लो कि आपको फैक्टर करने के लिए दिया गया और आपसे कहा गया 4x² - 9y², तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा, आपने कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद तो आप सोचोगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप बोलोगे ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और -3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सोचोगे अच्छा समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है। आप सोचोगे कि एक आइडेंटिटी होती है, A² - B² = A+B × A-B। अच्छा, समस्या को आपने पहले देखा आपने, उसके बाद ही ना सोचोगे कि हाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। फिर आप सोचोगे अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये इस फॉर्मेट में है, तो लिख दो भाई 2x + 3y × 2x - 3y। क्या ये पॉसिबल है कि हम क्वेश्चन ही ना देखें और हम आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? फॉर्मूला बहुत से है, ये भी है, एक फॉर्मूला और भी है, जैसे A+B ऑफ होल स्क्वायर = A² + 2AB + B², ये भी है, और भी बहुत से फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, हम क्या बोलेंगे भाई क्वेश्चन तो दिखाओ, क्वेश्चन क्या है, तब तो मैं बोलूंगा कि फॉर्मूला का कौन से अप्लाई होनी है। तो सबसे पहले हमें क्या होनी होती है, हमें समस्या को हमें चुनाव करनी होती है। क्या बोल रहा है इसमें? स्टूडेंट्स एनकाउंटर पजलिंग सिचुएशन। एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ है, वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, एनकाउंटर कर रहा है पजलिंग। पजल क्या होती है? एक समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है।
तो सबसे पहले क्या होगा आप बताओ, इन बाकी चारों में से ए बी डी ई में कहीं समस्या दिख रही है जहां पे प्रॉब्लम हो? नहीं। ए बी डी और ई जो बातें बताई गई हैं किसी भी जगह पे प्रॉब्लम के बारे में बताई गई है? प्रॉब्लम क्या है? नहीं। पजलिंग वाला ही है पहला, तो पहला किससे स्टार्ट होगा? सी पजलिंग में। तो आप बताओ, अगर सी से स्टार्ट होगा तो रॉन्ग आंसर काटो, आप रॉन्ग ऑप्शन का काटो, क्या बचता है? सी बचता है। क्लियर हो गया? डायरेक्टली आंसर मिल गया। खाली एक बात से, क्या बात था कि शोध किससे शुरू होती है? एक समस्या से शुरू होती है। हमें खाली इसी चीज को खाली प्रैक्टिस करनी है। देखो सर आंसर मैंने सर हाँ, मैंने एनालिसिस देखा है, सबसे लास्ट में एनालिसिस आता है ना, तो एनालिसिस देखा बी वाला जो सबसे लास्ट में है, तो इसी बी में नहीं अगर है। देखो तो भी तो सही ऑप्शन करेक्ट होता है। जी सर। तभी तो आपका ये कट गया, अगर लास्ट वाला भी देखोगे तो सर इसके सीक्वेंस प्लीज आप क्लियर कीजिए ना, आप फिर देखिए। अब मैं सीख सीक्वेंस आपको बताता सीख हूँ के कैसा बाद ही। कैसा होता है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने ये आंसर पा गया, ठीक है, आप चेक कर लो। सबसे पहले क्या करते हैं कि आप समस्या को ढूंढते हो, तो क्या होता है सी आएगा। फिर क्या आएगा आपका, उसके जो समस्या मिलती है, मिलने के बाद आप उसका सिचुएशन ढूंढते हो कि जैसे हमने ये समस्या मिल गया हमको कि a 4x² - 9y²। तो मैंने देखा ये कि मेरे पास फॉर्मूले तो बहुत से फॉर्मूले होते हैं। जैसे मेरे पास आइडेंटिटी के रूप में, जैसे मान लीजिए कि a³ + b³ का भी होता है, a³ - b³ का भी होता है। ऐसे बहुत से फॉर्मूले होते हैं। तो कौन से अप्लाई करने होंगे मुझे ये पता करनी है। जब मैंने समस्या को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्या करेगा वो उस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स एक्सप्लोर रिएक्शन टू द सिचुएशन। ये आपने सिचुएशन पाया, आपने आपको एग्जाम में बताया गया है कि 4x² - 9y² को फैक्टराइज करो। आपके पास इतने सारे फॉर्मूले आपके दिमाग पे हैं, तो आपने क्या किया, इस सिचुएशन को देखा किस फॉर्म में है, क्या ये a³ + b³ फॉर्म में है? नहीं है। a³ - b³ के फॉर्म में है? वो भी नहीं है। a² - b² के फॉर्म में है? हाँ, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं a² - b² के फॉर्म में। तो क्या देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिचुएशन है उसको कैसा है, तो रिएक्ट करता है वो। हम मैथ्स को छोड़ करके और भी कुछ देखेंगे। देखोगे आप, जब आप एक समस्या को ढूंढते हो, उसके बाद क्या करते हो, उसके उसको एक्सप्लोर करते हो कि वो समस्या किस तरह की है। जैसे कोविड आया, तो कोविड को आप क्या करते हो, उसको सिचुएशन को देखते हो, परिस्थिति क्या होती है, किस कैसे लोग को इफेक्ट करता है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या वो छुआछूत की बीमारी है, कितनी दूर रहने पे लोगों को इफेक्ट करता है। आप क्या कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो। कि अगर हम बोलते हैं ना कि 3 फीट दूरी पे रहो, तो 3 फीट पे ही असर करता है। लोगों को देखा गया कि 3 फीट से अगर ज्यादा दूर रहेंगे तो असर नहीं करता, कम करता है। तो इसलिए ये क्या किया, उसने एक्सप्लोर किया सब चीजों को, समस्या आने के बाद तो क्या आया, ई आ गया। क्लियर हो गया ई क्यों आया? उसके बाद क्या करेंगे, वो उसके बाद फॉर्मुलेट करेंगे, सारा कुछ मिल गया कि उसके बाद उसको किस तरह से आगे बढ़ना है, वो फॉर्मुलेट करेगा चीजों को, टास्क को लेगा, स्टडी करेगा और उसके ऊपर एक फॉर्मूला बनाएगा। तो क्या बनेगा, ई बनेगा। फिर क्या आएगा आपका, फिर वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाएगा स्टडी करने के लिए। आप जैसे देखते हो ना कि हम बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल की 2 ग्रुप बना दिया। एक ग्रुप को हमने कुछ मतलब मेडिसिन दिया अपने हिसाब से, और जिसपे मैं शोध करना चाहता हूँ, तो हम बोलते हैं ना कि कंट्रोल ग्रुप वगैरह बनाते हैं ना, ये 2 ग्रुप को, एक को मैंने अपना जो थेरेपी है उसको दिया, और दूसरे दूसरे ग्रुप को नॉर्मल थेरेपी दिया, पुरानी थेरेपी, या तो थेरेपी नहीं दिया। तो उस तरह से हम क्या किएंगे, इसको हमने इंडिपेंडेंट और ग्रुप स्टडी को हम डिजाइन कर देंगे। क्लियर हो गया? और उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, यानी एनालिसिस करेंगे कि हाँ, इस ग्रुप को हमने अलग किया था, ये दवा इस तरह से काम किया, इस पर काम नहीं किया। जो भी चीजें आएंगी उसको, प्रोग्रेस को, प्रोसेस को एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा। तो ये क्या होगा आपका, CEADB। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो पूछें। नो सर, इट्स क्लियर। लेकिन एग्जाम में अगर आपको इतना विश्लेषण आप नहीं भी करते हो, तो आप आंसर तक पहुंचते, तो आंसर तक आप ऐसे पहुंच सकते हो।
अब आपके लिए एक यक्ष प्रश्न है 53। बहुत आसान है लेकिन बड़ा लंबा प्रश्न लगता है, लेकिन लंबा है नहीं। पहले का पढ़ लो 53 को, सब कोई ट्राई करे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या है? स्टेप्स ऑफ रिसर्च। क्या क्या बताया गया? पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, जो हम अभी बात ही कर रहे थे। हाइपोथेसिस मेकिंग, परिकल्पना निकालना, मतलब बनाना। रिसर्च डिजाइन, डेटा एनालिसिस। और चौथे में क्या बताया गया है? अब पढ़िए चौथे को। अब बताइए कि आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो कि रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करो या फिर करेक्ट आंसर को निकाल लो, किसी एक को मैच करा के आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा और बहुत खुशी मिलेगी कि आपने इतने बड़े क्वेश्चन कर लिया आपने। और सर इसमें सी आएगा, पंडित जी, क्योंकि गुड। क्योंकि हाइपोथेसिस में हम वेरिएबल को देखते हैं ना, हाँ, और इसमें डाटा एनालिसिस में सबसे लास्ट है टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्रोच मींस आप टेक्निक्स यूज्ड। देखा आपने कितने जल्दी अपने आंसर तक पहुंच गया ना? इतने बड़े क्वेश्चन था ना, जबकि आपका इंग्लिश में आपको थोड़ा दिक्कत भी थी, तब भी आप पहुंच गए। यही इस टेक्निक को जो मैं बता रहा था, इसका आपका जो इतनी ज्यादा फायदा होता है। इतनी लंबी लंबी चीजें हैं लेकिन आपको कितनी जल्दी आपका आंसर तक पहुंचा दिया। बाकी लोग ट्राई करें। हमारा आंसर बहुत आसानी से निकल जाती है, क्योंकि हमें चेक क्या करना होता है। इसमें ए के साथ देखो चारों जगह, एक में सेकंड है, एक में फर्स्ट है, एक में सेकंड है, फर्स्ट है, फोर्थ है और थर्ड है। अगर ए को आपने चेक कर लिया तो आपका आंसर मिल जाता है। कितने ये मतलब आपका आसान था। ये कब आया था? 21 में आया था, सोचो। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, नवंबर 21 का। तो आप लोगों ने जिन लोगों ने आंसर निकाल लिया वो इस मतलब आप निकालने के, मतलब आप 21 के पेपर आप सही सही सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब आप अगला अगला पेपर भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। किसी को डाउट है पूछे? जिसको डाउट है पूछे। सबने बता दिया। संजय जी एक बार आप व्याख्या कर दीजिए। जी सर इसमें तो जैसे हर एक के साथ वही मैच हो रहे हैं। जैसे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में मतलब दो हमने चेक कर लिए, दो ठीक बन रहे थे, जैसे फोकस इश्यूज इन टर्म्स ऑफ एविडेंसेस। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस का भी देखा तो ये हाइपोथेसिस वाला भी इससे मतलब सही मैच कर रहा था। बी के साथ थर्ड वाला अनएम्बिगुअस लेबलिंग ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि हाइपोथेसिस में हम उन्हीं का वेरिएबल्स के बीच में ही रिलेशन डिफाइन करते हैं कि रिलेशन होगा या नहीं होगा उस तरह से वेरिएबल्स के बीच में। तो हमने तो दो देख के सर आंसर उसका कर दिया, और डेटा एनालिसिस का भी क्लियर लग रहा है इसमें। हाँ, ये वाला एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेक्निक यूज। वेरी गुड। ये इसका मैंने हिंदी बता दिया, स्पष्ट होता है आपका अनएम्बिगुअस, इसका मतलब जो लोग हिंदी में कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम फॉर्मेशन और इसके साथ क्या होगा? फोकस्ड इश्यू इन टर्म्स ऑफ एविडेंस, जैसा होगा इसके साथ। तो एक के साथ फोर्थ होगा। तो सर ये एविडेंस मतलब यहाँ पे सबूत, वो प्रूफ रहते हैं ना, वो चीज आएगी ना ये? हाँ, एविडेंस जो भी आपका, जो हाँ कह सकते हैं गवाह, आपका प्रामाणिक तथ्य जिसे कहते हैं हम लोग। तथ्य। हाँ। तो ये प्रामाणिक अभी स्टार्टिंग में हो जाता है क्या, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन नहीं? नहीं, जब आप फोकस करते हो इश्यू को, आप जब आपके पास एक समस्या है तो उसका आप इश्यू का आप किस तरह में आप बताओगे। जैसे किसी को कोविड की समस्या है, तो आप जो टर्म को सामने लाओगे उसका कुछ आपका मतलब तथ्य तो होना चाहिए ना। ऐसा तो कोई ला नहीं सकता ना। अगर मान लीजिए वैज्ञानिक ढंग से आप बात करोगे किसी चीज को, वो प्रमाणित होना है कि नहीं होना तो बात की बात है, लेकिन आप जब रखोगे सामने उसका भी तो कोई तर्क होना चाहिए कि ये इस तरह से आपका फैल, हम मास्क क्यों लगाए, तो उसका तर्क क्या होना चाहिए कि मास्क इसलिए लगाएंगे कि जो आपका हमारे जो थूक इत्यादि होती है, जो स्पीट होती है, उसके जरिए आपका बहुत ज्यादा आपका मतलब वो फैलता है, फैल सकता है। तो अगर हमारे अगर हम मास्क इत्यादि लगाएंगे तो वो फैलने के रफ्तार को कम कर देता है, कम कर सकता है। तो ये आपका क्या एक तथ्य हो गया।
तो उसी तरह से आपका जो है जब बात करोगे उसको क्या होगा, आपका एक तथ्य होगा ना साथ में ना, मतलब आपका उसके लिए उसके एविडेंस में कुछ बात होंगी। आप जब भी कोई समस्या के लिए कोई अगर आप बताते हो कि ऐसे, हम बताते हैं कि सपोज करो कि हमने बताया कि अगर आप नाड़ी शोधन, अगर आप प्राणायाम करोगे तो आपको जो अंदर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब कैसे खत्म होंगी, तो तथ्य हमारे पास क्या है, 2 एप्पल ले लो, 2 एप्पल में से एक एप्पल को आप प्लास्टिक में बंद कर दो और दूसरे को आप जो है ऐसे खुला छोड़ दो, और 6 दिन बाद देखो जो एप्पल आपने प्लास्टिक में बंद कर दिया था वो ज्यादा सड़ गया है, और जो एप्पल को आपने बाहर रखा था वो सड़ा नहीं है, थोड़ा सिकुड़ गया है, सूख गया है, लेकिन उसको खा सकते हो, मतलब सड़ा नहीं है। इससे क्या निकला कि लेस अगर ऑक्सीजन होगा तो बैक्टीरिया ज्यादा, वायरस बैक्टीरिया ज्यादा पनपता है, ज्यादा क्रिएट होगा, मतलब पैदा होगा। तो जब हम कुंभक लगाते हैं या जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे ज्यादा, बहुत ज्यादा, अब जैसे पार्क इत्यादि हो गया जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो, तो आपका ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, क्योंकि हम जब नाड़ी शोधन करते हैं तो हम बहुत लंबी सांस लेते हैं, या जब अनुलोम विलोम करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो हमारे अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरस जो भी रहेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है फलों के साथ, दूसरे चीजों के साथ, कि अगर आप उसको हवा में रखते हो खराब नहीं होता, अगर आप उसको बांध के रखते हो, मतलब जहाँ पे हवा बहुत कम है वो खराब हो जाती है। तो बॉडी के अंदर भी यही होता होगा, जहाँ पे उसको ऑक्सीजन कम मिलता होगा वो ऑर्गन क्या होगा, आपका बीमार पड़ जाएगा। और जब हम कुंभक लगाएंगे या अनुलोम विलोम करेंगे, लंबी सांस लेंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक एविडेंस का आधार पे किया ना, जब बात किया उसके बाद आप प्रूफ करोगे, देखोगे कि हाँ वो कि और भी उसका क्या तथ्य मतलब हो सकती है। लेकिन जब एक बात किया तो क्या किसमें किया, आपने एक एविडेंस के साथ किया आपने। ये प्रीवियस अपने प्रूफ रहते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है। जिसके ऐसे बोलो, एक क्वालिटेटिव क्या करता है, आपको एक हाइपोथेसिस को बनाता है, फिर आपको क्वांटिटेटिव में आप उसको जब जाओगे, ले जाओगे उसको कि आपने इतने आप देखोगे कि हाँ अगर आप एक लंबी सांस लेते हो तो कितने ml आपका अंदर ऑक्सीजन जाती है। नॉर्मली क्या होती है कि हम जब अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो नॉर्मल से कम 10 गुना या उससे ज्यादा ऑक्सीजन आप इनटेक करते हो जब आप बहुत ज्यादा गहरी सांस लेते हो। तो अगर आप किसी पार्क में जाके अगर आपने कंप्लीट, अगर आपने मैक्सिमम अगर आपने डीप ब्रीथ किया तो आपके पास क्या हुआ, ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, फिर आप इसके साथ सहायता से इसका पूरा प्रूफ करोगे। ओके। क्लियर हो गया? ओके सर। बाकी आप इन सबको पढ़िए, और अगर और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे ऐसा भी पूछ सकते हो। आपका जो टॉपिक होगा मैं उस टॉपिक को आपको अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको बस कोई जिज्ञासा होगा, कोई डाउट होगा तो उसके आधार पे। अगला क्वेश्चन पढ़े। जी। अगला क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है इस शीट का। मेथड ऑफ रिसर्च का आपने सारा क्वेश्चन लगा लिया, अब तो जितने पूछे गए थे। फिफ्टी 54 का बताएं क्या होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड process of hypothesis testing optimally safeguard the role of the extraneous variable? Ex post facto method, experimental method, historical method या descriptive survey method? एक्सपेरिमेंटल होगा। ऑप्टिमली का हिंदी अगर किसी को पता नहीं तो इसको होती है, तो उसकी किफायती होती है। और एक्सटर्नल मतलब ऊपरी चेयर, जो बाहर के जो चेयर होती है उसको बताते हैं। क्या बोल रहे हैं ऑप्शन में 54 का क्या बताया आपने? एक्सपेरिमेंटल सर, बी। बी बता रहे हैं। बी 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 आपका, सर, एक्सपेरिमेंटल। हाँ समझ गया। आप कैसे पहुंचे बी तक? सर इसमें एक्सपेरिमेंटल में हमारी 3 कंडीशन होती हैं। एक तो जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। दूसरा इसमें कंट्रोल कंडीशन होती है, जो कि एक जिसमें हम जो है जो बाहरी चर होते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल उनको कंट्रोल करते हैं। और तीसरी हमारे सैंपल का सिलेक्शन रैंडम होता है। 3 कंडीशन एक्सपेरिमेंटल में होती है। बहुत अच्छा। पुण्डिक जी
जी सर। क्या लेंगे आंसर? हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है सर उसमें, और हाँ मैनिपुलेशन होता है सर, हेर फेर भी होता है, हाँ और वैज्ञानिक तरीके से होता है, मतलब साइंटिफिक, जैसे एक जैसे समस्या ली तो उसके बाद हमको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस करना होता है, फिर डिजाइन करना होता है, फिर कलेक्शन करना होता है, फिर एनालिसिस करना होता है, फिर जनरलाइजेशन करना होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है। तो आप कौन सा लेंगे, एबीसीडी में कौन सा लेंगे? इसमें बी आएगा सर, बहुत अच्छा। एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपोर्स होता नहीं है। बाकी मैम आप कुछ बोलेंगे? सर मुझे इसका मीनिंग बता दीजिए, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ये बाहरी चर होती है। एक्सटर्नियस मतलब बाहरी चर, जैसे मान लीजिए ऊपरी ओके, चर कहते हैं इसको। ऊपरी बाहरी। चर मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कि मुझे एक नूडल्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। और मैंने सोचा कि भाई नूडल में क्या क्या, मुझे बहुत से मतलब खूबियां गिना दी गई नूडल में, ये अच्छा, जितने अच्छी बात है मुझे बता दिया गया। मैं बहुत मतलब उत्साह के साथ गया कि अब तो मुझे नूडल में शोध करके उसका अच्छाइयों को लोगों के सामने, सबके सामने लाना है और अच्छी चीज बतानी है। अचानक एक न्यूज मेरे मैं करने ही जा रहा था, तभी एक न्यूज मान लो आ गया किसी माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या किसी तरह से, कि इस तरह का नूडल्स में खाने से ऐसे ऐसे बीमारियां फैल रही है। अब जो मेरे अंदर जो उत्साह था वो तो उसमें शंका आ गया, यार ये सच में क्या, क्योंकि न्यूज में आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो ऐसा भी है क्या? तो ये क्या हुआ, एक आपका अतिरिक्त चर हो गया जो आपका आपके शोध को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गया। जी। ये आपका एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वेरिएबल होती है इसमें। कोई डाउट है मैम इसमें? नहीं नहीं सर। एक्स पोस्ट फैक्टर नहीं है, एक्स पोस्ट फैक्टर पहले घटना घट चुकी होती है, उसका प्रभाव हम देखते रहते हैं, हाँ। जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाना, भूकंप आ जाना, या जापान में जब एटम बम गिरा था उसके बाद का लोगों में क्या क्या असर पड़ा उसको देखना। आज अभी के लिए आज नहीं होगा, उस समय के लिए जिस समय एटम बम का आपका गिरा था उस समय के लिए। तो ऐतिहासिक नहीं होगा, क्योंकि ऐतिहासिक में आपका ये सब हम आपका नहीं करते इसमें। जो आपका जो इसमें जो जितनी बातें बताई गई है हम ऐतिहासिक में नहीं करते। ऐतिहासिक में हम कोई हाइपोथेसिस बना भी नहीं सकते। हाइपोथेसिस का निर्माण कभी हम ऐतिहासिक में क्या बनाएंगे, जो इतिहास में जो अगर मोहनजोदड़ो में हड़प्पा में जो कुछ घटना घटी है उसको हमको चेंज कर सकते हैं, उसमें हाइपोथेसिस कुछ नहीं बन सकता। तो और डेस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा, उसमें भी हम नहीं करते। किसमें आएगा, एक्सपेरिमेंटल आएगा। 2021 का क्वेश्चन आपने कर लिया, अपने आप को शाबाशी दे दो, वेरी वेरी गुड। कितना अच्छे से आप लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। तो ये हमारा मेथड ऑफ रिसर्च के अब तक के 2021 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपने पूरा कर लिया। अब हमारे सामने आएंगे रिसर्च एथिक्स। थोड़ी सी बात बताऊंगा इसमें। ये बहुत पुराने नहीं है, तो बहुत पहले का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कई सारा चीज नए नए ऐड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जब वो ऐड हुआ है तो वहाँ तब से क्वेश्चन मिलेंगे। एथिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब जो मोरल वैल्यूज जो होती है, नियम रूल्स वगैरह जो होती है, तो उसके कारण जरूरत क्यों पड़ी कि कई जगह पे ऐसे होते थे तो उसमें आपका मिस यूज बहुत ज्यादा होता था। जैसे किसी और का शोध लेकर के अपने नाम से कर देना, अपने ही किए हुए शोध को बार बार अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करना। ऐसे कई जगह किसी और ने, दो लोगों ने, तीन लोगों ने मिलके अलग अलग जगह पे काम करना शुरू किए, और एक लोगों ने सफल हो गए, बाकी दो लोग बहुत करीब थे। जैसे जो हमारा बेताल का जो आपका जो आविष्कार हुआ था, जिसको हम लोग जानते हैं कि कोई विदेशी किए थे, दो विदेशी नहीं किए थे, उसमें दो लोग काम कर रहे थे। हमारे देश के वैज्ञानिक काम कर रहे थे और आपका ब्रिटिश के भी लोग काम कर रहे थे। तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जेसी बोस और मार्कोनी। हाँ जी, तो मार्कोनी भी जी भी काम कर रहे थे, और हमारे यहाँ जो बोसु जी भी काम कर रहे थे। तो हमारे जो इंडिया के जो साइंटिस्ट उन्होंने निकाल लिया था, लेकिन उन्होंने निकाल नहीं पाया था, लास्ट टाइम जाके फंस गए थे। उस समय ऐसा होता था कि आप जाके प्रूव करने के लिए आपको गवर्नमेंट से आपको सब लेने पड़ते थे। तो सरकार ने कहा, उस समय ब्रिटिश का राज था, कि आप यहाँ पे आके पहले दिखा दो तो उसके बाद देखेंगे। तुमने जब दिखाया तो उसको उन्होंने कॉपी कर लिया, और उसके बाद हमारे देश के जो वैज्ञानिक है उनको उन्होंने अप्रूव नहीं किया, उन्होंने उसका जो आपका फाइनेंस करना होता है सब कुछ नहीं किया, उनको कर दिया, और उनका नाम दुनिया में चला गया। लेकिन एक्चुअली किसने किया था, वो हमारे देश का भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम हम नहीं जानते हैं। तो ये जो है आपका रिसर्च एथिक्स का क्या है, आपका वायलेशन है। तो समझ आ गया कि हम एथिक्स का हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें जरूरत क्यों है। हालांकि उन्होंने वहां पे रुके नहीं, उन्होंने जी कुछ सर। नए चीज पे काम किए, फिर उन्होंने साबित किए
कि पौधे में जीवन होता है, क्योंकि उसमें किसी ने काम नहीं किया था। और आप सोच सकते हो कि अगर आप एक आपके बनाया हुआ थोड़ी सी छोटी सी प्रोजेक्ट अगर कोई चोरी कर, मतलब कोई अगर अपने नाम से करे, आपको कितना बुरा लगता है। और इतनी बड़ी मौलिक शोध जिसको उन्होंने सोच के किया था, तो उनको कितना बुरा लगा होगा। लेकिन तब भी वो नहीं रुके, फिर उन्होंने नई चीजों पे काम किया कि पौधे में जीवन होता है। उन्होंने पूरा प्रूफ किया सबसे पहले। आप जब जानोगे तो हमारे भारतीय जो वैज्ञानिक है उनके प्रति अब बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट और प्राउड फील करोगे कि उन्होंने जितने भी आधुनिक आधुनिक जो आविष्कार हुए उसमें कितनी ज्यादा उनका रोल है। वहाँ भी बहुत बड़ा साजिश था सर, उसमें भी पोटासियम साइनाइड था ना, वो डुप्लीकेट दे दिया। हाँ आखिर हाँ, उन्होंने तो उस साइनाइड को उन्होंने, जब वो नहीं हुआ पौधे के उस पर असर, उन्होंने साइनाइड को खुद खा लिया, खुद बोला खा ये लिया, साइनाइड है ही नहीं। वो आपका चीनी का पाउडर था। तो उसके बाद सीनियर साइंटिस्ट आए और उनका तो बड़ी बड़ी घटना है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है तो मैंने पूरा डिटेल नहीं बताया। फिर उनको दिया, उस पर काम किया। तो आप लोग जितने भी बड़ी बड़ी इस समय आप देखो बॉटनी में जितने काम हो रही है, ये सारे मूल भारतीय वैज्ञानिक का ही देन है जिन्होंने इसको प्रूव किए थे। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमारे, आप जानते हो कि अभी तो मेरे पास समय नहीं है बात करने का। एक पांचवा फोर्स आपका एंटी ग्रेविटी फोर्स पे काम हो रहा था। और उसको अगर आप खाली इतना बता देते तो आप उसको पता करो कि देखो इंडियंस को किस तरह से, मतलब आप हम कितने ज्यादा टैलेंटेड है। एंटी ग्रेविटी मतलब वो फोर्स होती है जिसके ग्रेविटी हमें सब चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो एंटी ग्रेविटी फोर्स रहेगा तभी तो आप मंगल जा पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि हम 2050 तक जाकर वहां रहेंगे, आएंगे जाएंगे, तो आपको एंटी ग्रेविटी फोर्स चाहिए ना। तो उस पर कितने काम हो रही है और सब इसको डिटेल अगर जानो, क्योंकि मेरे यहाँ पे बोलने जाओगे तो मेरा सारा समय उसमें निकल जाएगा। आप देखना उसके बारे में कि कितने सारा आप कितना प्राउड फील करोगे उसमें कि किस लेवल तक इसरो किस लेवल तक जाकर के काम कर रहा है, आपका नासा के कैसे टक्कर दे रहा है और क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कितना कम पैसा मिलता है उसको उनको। तो हम आप बहुत प्राउड करोगे। तो इन सब चीजों पे करने के लिए हमारे रिसर्च के एथिक्स का जरूरत पड़ा। तो नैतिकता कहते हैं इसको, शोध नैतिकता। कुछ बातें मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जितने मैं टर्म बताऊंगा वो सारे टर्म आपको कनेक्टिंग टर्म होगा क्वेश्चन को करने के लिए। जब भी जैसे हमने किया था, हमारे अगले जितने भी हम यूनिट करेंगे एक कनेक्टिंग टर्म के साथ करेंगे ताकि आपको आराम से पहुंच जाएंगे आंसर तक। रिसर्च एथिक हैज 3 मेजर कंसर्न। 3 मेजर कंसर्न के कारण इसको, इसका मतलब जो आपका जो इसके रीजन है कि हम क्यों आपका एथिक्स को हम पढ़े या इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला क्या है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम हार्म। आप समझ गए होंगे कि इंसान का आपका जो पार्टिसिपेशन मतलब का जो उसका जो हार्म होती है, हार्म से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम हार्म। हार्म मतलब क्षति, जो हानि होती है उससे बचाने के लिए। और आप देखते ही हो जैसे जब कोई मेडिसिन बनता है तो क्या होती है, ट्रायल होती है। तो ट्रायल किस पे होगा, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए, ट्रायल होगा। तो ट्रायल किस पे होगा, अब ह्यूमन पे अगर डायरेक्ट ट्रायल करेंगे तो उसमें तो आपका सही नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले अलग अलग पक्ष में आपका जैसे खरगोश पे हो गया, चूहों पे हो गया, ऐसे हम करते हैं। उसके बाद जो मेढक का जो आप जो बॉडी होता है वो लगभग ह्यूमन के तरह ही होता है कई कई जगह पे। और कई ऐसे रिस्पॉन्सेस होती है जो चूहों पे और मतलब खरगोश पे अगर हो, जो जो परिणाम निकलती है बहुत हद तक सिमिलरिटी आपका ह्यूमन पे आता है। बंदरों पे हो गया, ऐसे चीजों पे हम काम करते हैं ताकि हमारे ह्यूमन में जो आपको उनका फार्म कम आए। लास्ट में आपका जो है एकदम लास्ट में आपका ह्यूमन पे काम मतलब करते हैं। और कुछ ह्यूमन, कुछ लोग वॉलंटियर की तरह भी, जैसे कोविड में भी काफी लोग वॉलंटियर के रूप में आए थे कि हाँ हम पे आप एक्सपेरिमेंट करो, मैं अगर मेरा कोई डेथ होती है इसमें तो कोई मतलब जिम्मेदार नहीं है, इस तरह के। तो वॉलंटियर के रूप में भी लोग जाते हैं, लेकिन उनको एकदम लास्ट में रखते हैं। पहले क्या होती है, हम कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम हार्म। इसको आप याद रखना। ये आपका अगर क्वेश्चन आएंगे कि रिसर्च एथिक्स के मेजर कंसर्न क्या है, तो पहला उद्देश्य क्या होती है, पहला है कि इंसान को जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको क्षति पहुंचाने से बचाना। ये क्लियर हो गया क्यों हम करेंगे, हमारा करने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है और कंसर्न क्या है। सेकंड क्या है, टू एंश्योर दैट द रिसर्च प्रोसेस सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द
individuals, groups और सोसाइटी एज ए होल। मतलब क्या हुआ, इस बात को श्योर करना, इंश्योर करना कि जो रिसर्च का जो आपका जो प्रोसेस है उसका इंटरेस्ट क्या है, इंडिविजुअल के लिए अभी बताया था, अभी आपने देखा एक्शन रिसर्च वगैरह देखा था आपने, किसी ग्रुप के लिए, सोसाइटी के लिए, या आपका पूरा एज ए होल। और थर्ड क्या है, टू एग्जामिन स्पेसिफिक रिसर्च एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स फॉर देयर एथिकल, आपका साउंडनेस। एथिकल मतलब आप जानते हो जो एथिक्स होती है हमारी, जो मौलिकता होती है, जो आपका मोरल वैल्यूज होती है, उसको कहते हैं। तो एथिकल साउंडनेस इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, प्रोटेक्शन एंड confidentially and protection of confidentially and process of informed consent। तो कंसेंट का मतलब होता है अनुमति, इसका जो हिंदी होती है उसे कहते हैं अनुमति होती है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि एग्जामिन रिसर्च एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट फॉर देयर एथिकल साउंडनेस। मतलब आपका एथिकल साउंडनेस एकदम, जैसे ये आपका क्या था अभी जो बताए थे, तो उनको साइनेट मांगा था, साइनेट की जगह पे कुछ और दिया गया, तो ये एथिकल साउंडनेस नहीं हुआ ना, ये मोरल वैल्यू कहाँ फॉलो किए थे। तो अब जाके ऐसे इस तरह के कुछ ना हो उसके लिए। और मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियली क्यों, अगर मान लो किसी ने अगर कोई बीमारी पे कोई शोध कर रहे हैं, कोई मान लो कि एड्स पे शोध कर रहे हैं, अब जो पार्टिसिपेंट्स है उनके बहुत से पर्सनल मतलब मैटर या पर्सनल डेटा होते हैं। अगर आप सामाजिक विज्ञान पे काम करोगे तो उनके भी अपने जैसे जो प्राइवेट लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उसमें बहुत से ऐसी चीज होती है जिसको बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि आप शोध कर रहे हो तो आपसे वो शेयर कर देते हैं कि उनके अच्छे बुरे जो भी चीजें है अनुभव शेयर कर देते हैं। वो उसको अगर हम गोपनीय नहीं रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेंगे, तो वो बहुत बड़ी एक दिक्कत आता है, मतलब बहुत बड़ी समस्या उनके लिए हो सकती है। आप लोग देखोगे भी जब भी कोई मूवी वगैरह बनता है तो क्या लिखा होता है कि ये जो पूरा घटना पूरा काल्पनिक होता है, इसके साथ रियल मतलब वास्तविक इंसान का कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो खाली ये संयोग होगा, इससे लिखा होता है। क्यों लिखा होता है कि ये कॉन्फिडेंशियली बने रहे, भले ही उसका कोई संयोग मैं आपका उनका मीट भी करता भी हो, कुछ चीजें अगर लिए भी हो उन्होंने कहीं, तब भी वो इस बात को बोलते हैं कि हमने ऐसा, उनकी गोपनीयता को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है इस तरह से उनका, ताकि लोगों के जो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बाकी लोग जो होते हैं उनके गोपनीयता बनाए रखें और उनके अनुमति से हो। जो भी आप देखोगे बहुत से यूट्यूब में ऐसे सारा मतलब सारे कंटेंट होते हैं जिसको अपलोड करते हैं, लेकिन उसमें भी परमिशन लेते हैं जो कि क्या मैं आपके इसको अपलोड कर सकता हूँ। वो जब परमिशन देंगे तब करेंगे। इसी तरह से जब शोध करेंगे तो शोध करते समय आपके जो पार्टिसिपेंट होंगे उनका अनुमति होना चाहिए, उनका परमिशन होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, तो आप क्या परमिशन देते हो। जब वो देंगे उनको बताना होगा, बताने के बाद उनसे परमिशन लेंगे, तब जाके आप उसको कर सकते हैं। ये सारे चीजों को आपको, ये कंसर्न था, मुख्य कंसर्न, क्यों हम एथिक्स का पालन करेंगे, कि हम किसी को बिना परमिशन लिए या बिना इन्फॉर्म किए हम किसी का डेटा को हम पब्लिक नहीं कर सकते। Respect for persons. People should be treated as autonomous, which means researcher must respect the individuals should make their own informed decisions about whether to participate in research। जितने भी आपका जो पार्टिसिपेंट्स है उनको सारा चीजों को उनके उनको एक एक इंडिविजुअल के बारे में सारे बातें उनको इन्फॉर्म करने होते हैं, उनके जो डिसीजन होते हैं उसको हमें फॉलो करने होते हैं। और people with diminished autonomy should be protected, जो which means those like young children or the, जैसे मान लो किसी बच्चे के साथ भी अगर आप कुछ कोई डेटा आप लेते हो, उनसे से भी कुछ बात करते हो, तो उनसे भी उनकी बहुत से ऐसे पर्सनल चीज होती है जिसको हमें बाहर नहीं निकालनी होती है। People with the diminished autonomy should be protected, उनके सारे स्ट्रक्चर को, चाहे वो छोटे बच्चे हो, यंग हो या वृद्ध हो, जैसे भी हो, उनके सारे बातों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और
चिल्ड्रन और इनफॉर्म, इसका मतलब होता है कमजोर होता है, कोई कमजोर भी होता है, and or invalid, who may not be capable of making fully informed decision on their own, how to act or what to receive should be protected and only be included in the research under specific circumstances. उनके बातों को जो है खाली मतलब बहुत हमें सुरक्षा करना चाहिए और उनके बातों को खाली रिसर्च में शोध के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ जहां जहां इसका आवश्यकता है उनके किसी भी जानकारी को पब्लिक नहीं करना चाहिए, मतलब अननेसेसरी कभी भी देना नहीं चाहिए। जैसे मान लो कोई अगर आपका कोविड पे कोई शोध कर रहा है तो ऐसा नहीं कि पूरा मतलब न्यूज चैनल की तरह पब्लिक कर दिया कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो उससे बहुत सारा समस्या भी आ सकती है उसके जीवन में। तो इसलिए उसको हमें सुरक्षित करना चाहिए, खाली उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि हमें उस पर्टिकुलर काम के लिए जरूरत होती है। फिर आपका आती है जो हम बेनिफिशियंस, इसका मतलब क्या हुआ, उपकार होता है, इसका जो हिंदी होता है इसका मतलब होता है उपकार होता है। No harm should be caused, which means the purpose of the research should never be to hurt anyone or extra information at the expenses of other people. दूसरे लोगों के आपका मतलब खर्चे पर हम कुछ और चीजें हम कर लिए या कुछ और बातें हमने इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिए या ऐसा कुछ कर लिए जो उससे संबंधित नहीं है, तो ये सारी चीज हमें नहीं करना चाहिए। बेनिफिट ऑफ द पार्टिसिपेंट शुड बी मैक्सिमाइज्ड एंड रिस्क ऑफ द पार्टिसिपेंट शुड बी मिनिमाइज। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको जो लाभ है जो फायदा है वो मैक्सिमम होना चाहिए और उनके साथ कोई इस आपका प्रयोग से कोई रिस्क अगर है तो रिस्क आपका एकदम मिनिमम होना चाहिए। पार्टिसिपेंट में आपका जैसे आपका खाली ऐसा नहीं कि ह्यूमन ही हो, एनिमल का भी अगर होता है तो उसका भी कम होना चाहिए। आप देखोगे कि वोडाफोन का जो मतलब वी का जो आपका ऐड आता है, बहुत सा डॉगी आता है बहुत प्यारा सा क्यूट सा, उसमें भी आपका डिस्क्लेमर में लिखा जाता है कि जब भी इसका शूटिंग हुआ है इसको कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया या किसी भी एनिमल को हमने हार्म नहीं पहुंचाया। तो ये हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखनी होती है। जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्विटेबिलिटी शुड बी इंश्योर्ड इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट। जिस समय आप पार्टिसिपेंट का रिक्रूटमेंट कर रहे हो उस समय उसको एकदम फेयरली कुछ भी आप छुपाओ नहीं, सब कुछ बता दो इसमें, और सबको आप मतलब इक्वली मतलब सबको समानता के आधार पे आप उनको सारा टर्म्स इतना से बताओगे। चॉइस ऑफ लोकेशन टू कंडक्ट द स्टडी, कि किस जगह पे आप स्टडी को करोगे, आप क्या क्या करना चाहते हो, सब कुछ सारा चीजें। क्वेश्चन आस्क्ड बीन रिलेवेंट टू द पार्टिसिपेंट कम्युनिटीज, जो भी आप प्रश्न करोगे तो उनके कम्युनिटी उनके पूरा कम्युनिटी के साथ रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उनको धक्का लगे या उनको कुछ दुख महसूस हो, ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। फिर एथिकल इश्यूज मतलब आपका जो मॉरल वैल्यूज में जो इश्यूज आती है पर्टेनिंग टू द रिसर्च प्रोसेस। तो एथिकल इश्यूज जहां बनती है आपका किसी जगह पे, क्या होती है इसमें बायस, हमने बहुत बार बात कर चुके हैं कि वो फैक्ट ट्रूथ इत्यादि को हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को देखते हैं जो एग्जैक्टली आपका मतलब सही सही जानकारी दे। इनएप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायस सैंपल। इनएप्रोप्रिएट मतलब जो सही नहीं है, जो अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसा कोई मेथड हमने लगा दिया या हमने बायस ले लिया मतलब पक्षपात पूर्ण कोई सैंपल ले लिया जिससे हमारे फायदे का कोई मतलब कुछ नतीजा आ जाए। मेथड एंड प्रोसीजर, ये सारा चीज क्या होनी चाहिए, हमें देखना होता है कि ये नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे जो शोध का जो असली परिणाम नहीं मिल पाएगा। फिर क्या होती है फॉल्सिफिकेशन। तो फॉल्सिफिकेशन मतलब क्या होती है, आपका असत्यकरण। ये फॉल्सिफिकेशन का बहुत समस्या बहुत ज्यादा मिलती है, इसका हिंदी होता है असत्यकरण। असत्यकरण कैसे, आप लोग देखे भी होगा कि बहुत सारा टीवी में ऐसा ऐड आता है अलग अलग प्रोडक्ट के, जो वो दावा बहुत कुछ करता है लेकिन है ही नहीं अच्छा, और वो विज्ञान के साथ दावा करता है। ये क्या क्या करता है, ये आपका
असत्यकरण, क्योंकि आप जब खरीदते हो तो ऐसा मानते हो कि विज्ञान के साथ आपका बताया जा रहा है, टीवी के जैसे मतलब टेलीविजन चैनल पे आ रहा है, या कोई बहुत बड़े आपका मतलब कोई पर्सनालिटी के जब कोई व्यक्तित्व के द्वारा, चाहे बॉलीवुड के हो चाहे आपको किसी और फील्ड के हो, तो उनके द्वारा ऐड दिया जा रहा है, तो आपके मन में आ जाता है कि हाँ जा शायद सही सच बताते होंगे। और आप जानते हो विज्ञान के बारे में क्या होती है, एक ही चीज को अगर आप 5 बार सुनोगे तब उसको सत्य मानने लग जाते हो, अगर 5 टाइम सुनते हो तो। इसीलिए लगातार एक ही ऐड आप लगातार हर बार सुनते रहते हो। आपको भी पता है कि हाइट बढ़ने का जो संबंध होती है, एक तो आपको हार्मोन्स के साथ होती है, फिर आपका वर्कआउट के साथ होती है, बैलेंस डाइट के साथ होती है। कोई बाहर से कोई प्रोडक्ट आप ले लोगे, उससे हाइट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो एक दूसरी बात है, लेकिन आप इतनी बार सुनते हो, आप बहुत गहरी तक बैठ जाता है, आप इसको सत्य मान लेते हो। कुछ ना हो, उस खास तरह के प्रोडक्ट लेंगे तो आपका हाइट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ मान लेते हो। या हमारे स्किन जैसा है, मतलब जैसे कि हमारा जो हाँ जैसा हमारा कह सकते हैं भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह की चीजें हमें बने हुए हैं, हमारा जो डीएनए है, सब कुछ मिला करके हमारा स्किन का कलर ऐसे ही रहेगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो आपका बहुत मतलब इतना ज्यादा गोरा बना दे, लेकिन आप बार बार सुनते हो किसी चीज के बारे में, ऐड सुनते हो तो आप उसको मानने लगते हो, लेकिन वो क्या है, आपका असत्यकरण है, ये फॉल्सिफिकेशन है। कुछ टाइम के लिए शायद आपको थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ ऐसा, तो कुछ टाइम के लिए बोलोगे तो आप फिल्टर लगा के फोटो फोटो खींच लो, तो उससे भी आपका बहुत कुछ लग जाएगा कि हाँ आपका मतलब काफी कुछ अच्छा बना देगा वो। उसी तरह से आपका शॉर्ट टाइम के लिए बना सकता है, लेकिन अंदर से कोई कोई कैसे चेंज करेगा। अगर जैसे बाहर के जो स्किन है, जैसे यूएस वगैरह जो ठंडे प्रदेश है, उनका स्किन का वो चाहेंगे तो हमारा तरह नहीं होगा उनका स्किन, और हमारा स्किन उनका तरह नहीं होगा। तो ये होती है आपका फॉल्सिफिकेशन और इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंट, डेटा फाइंडिंग्स, ये नहीं होना चाहिए इसको बचाने के लिए। फिर आता है आपका फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन क्या होती है, आपका छल रचना, इसको हिंदी में कहते हैं, छलावा जिसे कहते हैं हम लोग, छल करना, इसको कहते हैं फैब्रिकेशन। मतलब जो है ही नहीं उसके ऊपर हम कुछ बता दे रहे हैं कि ऐसा करो ये हो जाएगा, ऐसा करो ये हो जाएगा, मतलब छल करना। तो और क्रिएट करना कुछ आपका स्पीरियस डेटा जो एक्चुअली में है ही नहीं, मतलब डिजर्व नहीं करता, और जो आपको मतलब भ्रमित करता है, इस तरह के आपका जब डेटा कुछ बनाते हैं, तो ये भी आपका विदाउट एक्चुअल टेस्ट या सर्वे कुछ किया नहीं हमने, और हमें बता दिया कि ऐसा ऐसा है, तो ये सब चीजें जो है इससे हमें बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर। लिपापोती भी बोल सकते हैं इसको, लिपापोती करना मतलब। लिपापोती एक अलग चीज हो गई। लिपापोती में क्या होता है, थोड़ी सच्चाई होती है। लिपापोती में क्या होती है, थोड़ी सच्चाई होती है, उसके ऊपर आप कुछ मतलब जैसे, और इसमें तो आपका जो फैब्रिकेशन में तो आपको पूरा छल होता है पूरा, जैसे कुछ लोग आपका मतलब हमारे बहुत अच्छे अच्छे जो चीजें होती है उसके पीछे आपका मतलब काफी उल्टा पुल्टा लोग मतलब बोल देते हैं, जैसे हमें हमारे विश्वास के साथ वो तो खेल खेल जाते हैं, जैसे हमारे योग पे आयुर्वेद पे बाकी सब इतना विश्वास है, लेकिन उसका अगर कोई भ्रांत धारणा कर देता है कुछ, मतलब उसका झूठी कुछ करता है, तो क्या हुआ, वो छल कर दिया। तो छल जी। रचना, वो आपका लिपापोती में क्या होती है कि थोड़ी बहुत सच्चाई होती है, उसके ऊपर आप कुछ अपने हिसाब से बनाते हो, स्ट्रक्चर कुछ होता है, लेकिन इसमें कुछ मतलब होना मुश्किल होता है। ओके। आप लोग देखते हो कि इसी का कारण होती है कि इतनी ज्यादा जो इतनी अच्छी डाइट लेने के बाद, इतने आपका सब कुछ करने के बाद भी लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रही है, 40 के एज में, 35 के एज में इतने अच्छे अच्छे लोगों को क्यों आ रही है, सब आपका इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है ना। और जब हम योग को सही मामले में सही तरह से समझो, इसी इसी वातावरण में रह के, इसी पॉल्यूशन में रह के, हमारे देखो एक 124 या 126 ईयर्स के जो हमें जो पद्मश्री मिले हैं, जो सच्चे योग एकदम सचमुच जो योग कहता है, जो फॉलो किए हैं, इतनी उम्र तक उन्होंने तो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है कि आपका जो पूरा आपका बॉडी है वो पूरा 24 साल के बच्चे की तरह वर्क कर रहा है, पूरा एक इंसान की तरह वर्क कर रहा है, जबकि उनका एज कितनी है, 123 या 125 ऐसा कुछ है, जिनको भी पद्मश्री मिले हैं, जो वाराणसी के रहने वाले हैं, रहते हैं अभी, जो योगी जी हैं, एक हमारे यहाँ पे अभी मिले, आप सर्च करना।
तो उन्होंने योग के सब चीजों को जीवन में फॉलो किया और उनको देखना कितनी ज्यादा उनके मतलब उनके जीवन जीवन पे पूरा आपका स्टडी करना है। बाकी जितना हमें अभी बताया जाता है कि ऐसा करो वैसा करो, वैसा करने के बाद लोगों को इतनी जल्दी बीमारी क्यों हो रही है? जबकि ये जितने लोग जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, बहुत सी चीजें हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ है ना जो शायद हमें सोचने के बदलने की जरूरत है। तो इनकरेक्ट रिपोर्टिंग और मैनिपुलेटिंग रिजल्ट, इसमें भी हमें बहुत सारे, अगर रिपोर्टिंग हमारा गलत हो जाएगा, रिपोर्टिंग अगर हम गलत दे देंगे तो क्या होगा, वो भ्रमित हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आप देखोगे कि बहुत सी दवाइयां क्या हुई, बैंड हो गई। बैंड क्यों हुई? शोध प्रक्रिया से ही गुजरा था ना, जब आपका आया था बहुत सारे दवाई मेडिसिन बैंड हो गए। मतलब क्या हुआ, वो कुछ कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, बाद में जब लोगों पे रिजल्ट आया तो उसका फिर उसमें सही नहीं पाया गया तो वो बैंड कर दिया गया। तो यहाँ तक हम रखते हैं। इसको हमें अच्छे से पढ़ने हैं हमको, ये ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। और ये आपका 2011 से 2011 से क्वेश्चन आना शुरू हुए थे, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको हम जल्दी कर लेंगे और इसको आप याद रखेंगे। ये आपका इंटरव्यू वगैरह में खूब पूछते हैं क्योंकि वहाँ पे आपका एथिक्स का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो आपको जो उसमें एथिक्स के बारे में बहुत ज्यादा आपको वो करते हैं कि आपके उनके क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि आपके अंदर की जो भावना होती है वो निकल जाती है कि आप कितना, हम जितना ही हम अपने आप को मतलब चेंज करने की कोशिश करें, हम जो है वो निकल जाती है। उस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से। मतलब हमें खाली हमारा खाली राय राय पूछा जाएगा कि इसमें हमारा क्या व्यू है, हमको समझ में भी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि उन हमारे व्यूज के जो हमारे जो रिएक्शंस है उसी से हमारे अंदर के सब चीजें सामने वाले तक पहुंच गया है। इस तरह के आपका इसका मतलब क्वेश्चनर्स बनते हैं, काफी चीजें होती है इसका। थैंक यू सो मच। हम अब प्रार्थना करेंगे और इसके बाद इसके आगे हम कल करेंगे और परसों से हम यूनिट 5 पे शुरू करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,